देखिए एकदम तैयार, स्क्रीन हो गई है तैयार। ठीक, चलिए कुछ नहीं लिख रहा हूँ अभी अभी मैं भूमिका पढ़ूंगा, फिर भूमिका के अंदर जो शब्द होंगे मैं उन शब्दों को विस्तार से उनका गणितीय रूप, उनमें कौन से सूत्र, मोटा मोटा पीछे की जानकारियाँ, सामान्य जानकारियाँ वो आपको दूंगा, जो कि इस चैप्टर का बेसिक बनेगा। शुरुआत के लिए एक बेसिक बनेगा। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने ऐसे पिंडों की गति के बारे में अध्ययन किया जो एकाकी दोलन करते हैं। एकाकी दोलन करते हैं यानी एक वस्तु दोलन करती है, यानी एक लोलक दोलन करता है। स्प्रिंग से जुड़ा हुआ कोई एक द्रव्यमान दोलन करता है। अगर बहुत सारी वस्तुएं दोलन करती हैं तो हमने ये पिछले अध्याय में नहीं पढ़ा, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे। किसी भी माध्यम के बहुत सारे कण, बहुत सारे अणु, बहुत सारे परमाणु दोलन करेंगे। ठीक, चलिए, यदि कोई निकाय इस प्रकार के पिंडों का समूह है तो उस निकाय में क्या होगा। एक द्रव्यमान युक्त माध्यम किसी प्रकार के निकाय का उदाहरण है, इसी प्रकार के निकाय का उदाहरण है। यानी कोई अगर माध्यम ले लें जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो, माध्यम हो, उसमें अणु हो, परमाणु हो, कण हो, है ना, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे कण दोलन गति कर सकते हैं। ठीक, चलिए, इस प्रकार के माध्यम में प्रत्यास्थ बल माध्यम के अवयवों को एक दूसरे से बांध कर रखते हैं। इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि माध्यम में जो कण एक दूसरे से जुड़े हैं, अब मुझे चौक उठानी पड़ेगी। मान लीजिए मैं कोई माध्यम ले लूं, माध्यम में क्या लूं बताओ। माध्यम में मैं इसमें पानी भर लेता हूं, ले लेता हूं पानी। ठीक, तो कह रहा है माध्यम में कण या अणु एक दूसरे से प्रत्यास्थ बलों द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्यास्थ बल लगे होते हैं और प्रत्यास्थ बलों के कारण इसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा भी होती है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा यानी यह प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा संचित होती है बलों के कारण, और यह प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या प्रत्यास्थ बल करा साहब ऊर्जा संरक्षण के नियम को मानते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम को मानते हैं। यानी अगर प्रत्यास्थ बल है, बिल्कुल बेसिक शुरू कर दिया, बेसिक पे आ गए धीरे धीरे। ठीक, अगर मान लीजिए प्रत्यास्थ बल है और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है, अगर माध्यम में बाहर से कोई ऊर्जा दी जाए, माध्यम में बाहर से कोई ऊर्जा डाली जाए, ठीक, तो यह ऊर्जा माध्यम में जाकर नष्ट नहीं होती, बल्कि यह ऊर्जा माध्यम में फैलती है और यह ऊर्जा माध्यम के अणुओं को हिलाती डुलाती है, उनमें हलचल पैदा करती है। ठीक, अब इसके बाद साहब कौन सी ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कही जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आ जाती है, साहब कौन सी ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कही जाती है या प्रत्यास्थ बल कहा जाता है। कह रहा साहब बल का फलन परिभाषित होना चाहिए। बल का फलन परिभाषित होना चाहिए, यानी अगर कोई बल ऐसा लिखा जाए G m1m2/r²। उदाहरण, ये क्या है, उदाहरण दिया मैंने, तो साफ साफ दिख रहा है कि साहब जो बल है वह बीच की दूरी पर निर्भर करता है, द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। तो जिस बल का फलन परिभाषित है वह संरक्षित बल, वही प्रत्यास्थ बल, और उससे जो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, सब वही बन जाती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा।
बेसिक एकदम सॉलिड यहीं का यहीं है, ठीक। तो कुल मिला के अणुओं के बीच में बल का या ऊर्जा का फलन परिभाषित होना चाहिए, ठीक। एग्जैक्टली अगर हमारे पास पूर्णतया अगर हमारे पास उसका फलन भी नहीं है, ठीक, तो ये निर्धारित होना चाहिए कि साहब उसका कोई ना कोई फलन जरूर होगा, वह संरक्षित बल होगा। तो ऊर्जा हो गई संरक्षित, बल प्रत्यास्थ, ऊर्जा प्रत्यास्थ, स्थिर ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा हो गई। ये बात इन्होंने कही है कि साहब इसमें माध्यम के अणुओं में या माध्यम के कणों में या माध्यम के परमाणुओं के मध्य प्रत्यास्थ बल लगे होते हैं, यानी जो ऊर्जाओं को खत्म नहीं करते, नष्ट नहीं करते, बल्कि उन्हें माध्यम की गतिज ऊर्जा में अणुओं की या उसकी स्थिर ऊर्जा में बदल देते हैं। चलिए, तो यानी एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आया। अब इसके बाद इस प्रकार के माध्यम में प्रत्यास्थ बल माध्यम के अवयवों को एक दूसरे से बांध कर रखते हैं, जिसके कारण किसी एक अवयव की गति दूसरे की गति को प्रभावित करती है। यानी अगर इसमें कोई गति होगी तो इसमें भी गति होगी, क्योंकि इनमें बल है आपस में। अगर हम कोई ऊर्जा इस अणु को देंगे तो इस तक भी पहुंच जाएगी, क्योंकि इनमें बल है, प्रत्यास्थ बल है, ऊर्जाओं का नुकसान नहीं करता। यानी बिल्कुल ऐसा ही कह सकते हैं सर, प्रत्यास्थ टक्करें हुआ करती थी, जिनमें पूर्ण प्रत्यास्थ टक्करें, जिनमें संवेग या ऊर्जा स्थानांतरित हो जाया करती थी, बिल्कुल वैसा ही मामला है, ठीक। यदि आप एक छोटे से कंकड़ को किसी तालाब के शांत जल में धीरे से गिराएं तो जल का पृष्ठ विक्षुब्ध होता है। जल का पृष्ठ कैसा होता है? विक्षुब्ध होता है। अब मान लीजिए यहाँ से ये ऊर्जा हटाकर, पानी ऊर्जा हटाकर एक पत्थर डाल देता हूँ, ठीक, इसमें एक कंकड़ का टुकड़ा डाल देता हूँ, ये है कंकड़, ठीक। तो कंकड़ का टुकड़ा इसमें आएगा नीचे की तरफ, ये तो चला जाएगा, ये तो डूब जाएगा, लेकिन जल का पृष्ठ विक्षुब्ध हो जाता है, ऐसे लहर पैदा होती है साहब, जल का पृष्ठ ये बन जाता है साहब, ऐसा ये जल का पृष्ठ हो जाता है। देखो, समझ रहे हो? इसका मतलब जो ऊर्जा प्राप्त हुई टक्करों के कारण, वह यहाँ वाले, जहाँ पर ये कंकड़ गिरा, कहते साहब यहाँ वाले अणुओं को प्राप्त हुई, लेकिन वह ऊर्जा धीरे धीरे फैल गई और इसमें चलने लगी, ऊर्जा आगे बढ़ने लगी। किन बलों के कारण? कह रहा साहब प्रत्यास्थ बलों के कारण। ऊर्जा का नुकसान नहीं करेंगे, प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा के कारण, ऊर्जा के संरक्षण के नियम के कारण ऊर्जा आगे बढ़ने लगी। बात यहाँ तक बिल्कुल फिट आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। यह विक्षोभ किसी एक स्थान तक ही सीमित नहीं रहता, वरन एक वृत्त के अनुदिश बाहर की ओर संचरित होता है। एक वृत्त के अनुदिश, एक वृत्त बन जाता है, एक घेरा बन जाता है और बाहर की तरफ चलने लगता है। अब ये जो वृत्त बनता है यहाँ पर पानी के पृष्ठ पर, अब उसे भी मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। देखिए, ऐसे पानी का पृष्ठ मैंने ऐसा बना लिया, ठीक, ये पानी का पृष्ठ है ऐसे, और यहां पर मैंने कंकड़ डाला ऐसे, ठीक। कह रहा साहब ये लहर जो है ऐसे पूरी तरह फैलने लगती है, एक वृत्त पर फैलती है साहब। ये देखो ऐसे फैलती है एक नहीं लहर, चारों तरफ कोई लहर बढ़ती है आगे, चारों तरफ को, पृष्ठ के ऊपर, ठीक। वहां से यह विक्षोभ वृत्तों के रूप में तीव्रता से बाहर की ओर गति करता है, यानी तेजी से बाहर की ओर गति करता है, यानी बाहर की तरफ जाता है, दूर जाता है, ठीक। हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे विक्षोभ बिंदु से जल स्वयं बाहर की ओर गति कर रहा हो। हमें ऐसा लग रहा है जैसे पानी चल रहा हो, वास्तव में पानी नहीं चल रहा है,
हमें ऐसा लगता है जैसे पानी चल रहा हो। कभी देखा हो तुमने समंदर में लहर में जो लहर आ रही होती है, उस लहर को देखो यार पानी चल रहा है, पानी नहीं चल रहा है। वो इस तरीके से वो एनर्जी चल रही है, ऊर्जा चल रही है कि पानी में हलचल है। ठीक। यदि आप विक्षुब्ध पृष्ठ पर कुछ छोटे छोटे कॉर्क के टुकड़े रख दें तो आप ये पाएंगे कि कॉर्क के टुकड़े अपने अपने स्थानों पर ही ऊपर नीचे गति करते हैं। यानी कहीं पे अगर आप छोटे छोटे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक टुकड़ा रख दें ऐसे, और यहाँ पर भी एक टुकड़ा रख दें ऐसे, तो टुकड़े आगे नहीं जाएंगे, ये टुकड़े यहाँ पर ऊपर नीचे गति करेंगे, हिलते रहेंगे बस। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े डाल सकते हैं, कागज़ के टुकड़े डाल के देख लेते हैं, वो ऊपर नीचे हिलते रहते हैं बस। ठीक। और कुछ देर में दूर रखे हुए कागज़ का टुकड़ा भी हिलने लगता है। इसका मतलब यहाँ से ऊर्जा चली धीरे 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 धीरे, जो भी चाल निर्धारित होती है वहीं तक पहुँच गई जहाँ पर दूर कहीं पानी के पृष्ठ पर कोई और कागज़ का टुकड़ा था। ठीक। परंतु विक्षोभ के केंद्र बिंदु से दूर नहीं जाते, अर्थात इनका विक्षोभ केंद्र से दूरी नियत बनी रहती है, यानी ऊर्जा बहुत दूर तक नहीं जाती। ठीक है, ये भी बात सही है, क्योंकि माध्यम में एक प्रतिरोध होता है, ऊर्जा बहुत दूर तक नहीं जाती। इससे यह प्रतीत होता है कि जल का द्रव्यांश समवृत्तों के बाहर की ओर गति नहीं करता, बस एक गतिशील विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। गतिशील विक्षोभ, गतिशील हलचल, एक हलचल पैदा हो जाती है बस, पानी गति नहीं करता, यानी ऊर्जा चलती है, ऊर्जा गति करती है, सीधी सी बात यह है। इसी प्रकार जब हम बोलते हैं तो ध्वनि हवा माध्यम हमसे दूर जाती है, ध्वनि हवा माध्यम, ठीक, माध्यम में हमसे दूर जाती है, परंतु इस प्रक्रिया में माध्यम गति नहीं करता, यानी ध्वनि हवा में, ध्वनि जो है हवा में चलती है, हवा नहीं चलती, हवा को हिलाते हुए ध्वनि आगे बढ़ जाती है। परंतु इस प्रक्रिया में वायु एक भाग से दूसरे भाग को प्रभावित नहीं होती। वायु में उत्पन्न हुए विक्षोभ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, हमारे कानों अथवा माइक्रोफोनों द्वारा ही हम इनको जान पाते हैं। आवाज़ मतलब दिखती नहीं है आवाज़, लेकिन सुनाई देती है। इस प्रकार के विक्षोभों के प्रतिरूप या पैटर्न जो द्रव्य के वास्तविक भौतिक स्थानांतरण अथवा समूचे द्रव्य के प्रवाह के बिना ही माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, तरंग कहलाते हैं। इस प्रकार के विक्षोभ, यानी विक्षोभ जो है, हलचल जो है, वही तरंग कहलाती है, ठीक, जो माध्यम में चलती है। ठीक, स्पष्ट होगी परिभाषा। अब तरंग की परिभाषा जो है आप जानना चाहेंगे कि सर तरंग की परिभाषा क्या बननी चाहिए। तो यहाँ भूमिका में स्पष्ट कर दिया गया कि तरंग की परिभाषा क्या होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए, विक्षोभ के प्रतिरूप या पैटर्न, विक्षोभ के प्रतिरूप या पैटर्न जो द्रव्य के वास्तविक भौतिक स्थानांतरण या समूचे द्रव्य के प्रवाह के बिना ही माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, तरंग कहलाते हैं। ठीक, अब इसमें ऊर्जा का संचरण, ऊर्जा के संचरण का जो पैटर्न है या प्रतिरूप है माध्यम में, ऊर्जा संचरण का पैटर्न या प्रतिरूप तरंग कहलाता है। बस, यानी वास्तव में देखना पड़ेगा कि साहब पैटर्न क्या या प्रतिरूप क्या। ठीक, प्रतिरूप यानी दिखावा, पैटर्न यानी किस तरीके से उसको दिखाया जा सकता है। प्रतिरूप का मतलब उसका एक रूप बनाकर दिखाया गया, उसे क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। क्या वास्तव में हम तरंग को देख सकते हैं? नहीं, हमें दिखता है माध्यम, अगर दिखता है तो। जैसे मान लीजिए पानी में आपने पत्थर छोड़ दिया तो हिलता हुआ कौन दिखेगा? पानी।
ठीक, पानी दिखेगा आपको हिलता हुआ, तरंग तो नहीं दिखती, तरंग नहीं दिखेगी आपको। इसी तरह किसी भी माध्यम में जब तरंग चलती है, हमें तरंग नहीं दिखती, माध्यम दिखता है। तो माध्यम में वो जो पैटर्न है, वो जो प्रतिरूप है, जो तरंग के अनुसार है या संचरण के अनुसार है या विक्षोभों के अनुसार है, ठीक, उसी को हम क्या कह देते हैं, तरंग। यानी जो भौतिक परिवर्तन माध्यम में हो रहे हैं, मोटा मोटा समझें, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना यहाँ पे, क्योंकि फिलोसफिकल परिभाषाएं बन जाती हैं फिर। जो भौतिक परिवर्तन माध्यम में हो रहे हैं, ठीक, अगर हम उनका फोटो बना लें, उनका पैटर्न बना लें, तो उसे या प्रतिरूप बना लें, उसे कहते हैं तरंग। ठीक, यानी तरंग एक पैटर्न है, एक रिप्रेजेंटेशन है, एक दिखाने का एक तरीका हुआ। ठीक, तो कुल मिला के माध्यम में ऊर्जा का संचरण, ये लो, माध्यम में ऊर्जा संचरण का पैटर्न या प्रतिरूप तरंग कहलाता है। बस, दैट इज फिनिश, यही है परिभाषा। ठीक, माध्यम में प्रक्षोभ को भी या प्रक्षोभ के पैटर्न को भी, हलचल को भी या हलचल के प्रतिरूप को भी तरंग कह देते हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ अ मीडियम नॉर्मली कॉल्ड अ वेव। डिस्टर्बेंस यानी हलचल, विक्षोभ ऑफ अ मीडियम, माध्यम में कॉल्ड अ वेव। सिंपल सी बात हो गई, वेव मतलब तरंग। तो यानी बात चल रही है भूमिका में, अब लिख देते हैं 15(1) भूमिका, ये लीजिए। ठीक, तो जो बच्चे भूमिका देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और देखा कितनी जरूरी चीज है भूमिका। चलिए, तरंगों द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का विक्षोभ का पैटर्न की सूचना का संचरण है। सिंपल सी बात है। हमारा समस्त संचार तंत्र तरंगों द्वारा संकेतों के संचरण पर निर्भर करता है। बातचीत का अर्थ वायु में ध्वनि तरंगों का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है। ध्वनि तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती हैं, इसे ही हम कहते हैं बातचीत। ठीक, ध्वनि तरंग। सूचना का आदान प्रदान प्राय विभिन्न प्रकार की तरंगों के माध्यम द्वारा होता है। उदाहरण के लिए ध्वनि तरंगे सर्वप्रथम विद्युत संकेतों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे जनित या की जा सकती हैं, जिनका संचरण प्रकाशिक रेशों, केबल अथवा उपग्रह। ठीक, अब कह रहे साहब, अगर डायरेक्ट आप तरंग नहीं भेज सकते, मान लीजिए मैं मुंबई में बैठे हुए आदमी को दिल्ली में बैठकर आवाज़ मारूं, हेलो भाई साहब, तो मेरी आवाज़ जाएगी नहीं, बहुत दूर तक आवाज़ नहीं जाती है। मान लीजिए मैं सीधे मोबाइल से बात ना करूं, सीधे आपसे बात करूं, हज़ारों किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो मेरी आवाज़ जाएगी नहीं। तो क्या किया, ये कह रहे जी साहब, इसमें दूसरी तरंग है। ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों के द्वारा बदल दिया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों में, और उन्हें भेज दिया जाता है। बाद में फिर उन्हें बदल लिया जाता है। यानी मोबाइल क्या करता है, ध्वनि तरंगों को आप बोलते हैं स्पीकर से, विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदल लेता है और पहुंचा देता है। तो नहीं, कौन सी तरंगें बहुत दूर तक जा सकती हैं, कौन सी तरंगें बहुत दूर तक जा सकती हैं, कह रहा था विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विकिरण, प्रकाश तरंगें, लाइट, कह रहा ये बहुत दूर तक जा सकती है साहब। ठीक, माध्यम में भी चल सकती है, माध्यम के बिना भी चल सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें माध्यमों में भी चल सकती हैं, माध्यम के बिना भी चल सकती हैं, बहुत दूर तक जा सकती हैं। ठीक, चलिए, सभी तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सभी के लिए। लेकिन ध्वनि तरंगों के लिए, अगर ध्वनि की बात करें या यांत्रिक तरंगों की बात करें, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, तो यांत्रिक तरंगों के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। यानी जिन तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वही होती हैं यांत्रिक तरंगें। ठीक, अब देखते हैं तरंग। ठीक, तो कैसी हो गई, एक हो गई यांत्रिक तरंग, और साहब एक हो गई विद्युत
चुंबकीय तरंग। ठीक, इसमें माध्यम आवश्यक है और इसमें माध्यम आवश्यक नहीं है। अगर माध्यम है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। सबसे ज़्यादा बढ़िया ये चलती है बिना माध्यम के। विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में बहुत तेज चलती है। माध्यम है तो माध्यम के अनुसार इसे बना लिया जाता है, माध्यम में भी ये चलती है। ठीक, चलिए अब किसी डोरी तथा जल में उत्पन्न तरंगे ध्वनि तरंगे, भूकंपी तरंगे, सुपरिचित तरंगे यांत्रिक तरंगों के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि इनके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अब इसके बाद इनका संचरण माध्यम के कणों के दोलनों के कारण संभव हो पाता है। तरंग का संचरण जो है, ऊर्जा का चलना, माध्यम के कण अगर दोलन करते हैं तो ही संभव हो जाता है। माध्यम के कण दोलन करते हैं, ऊर्जा से माध्यम के कण दोलन करते हैं। इसका मतलब सीधे सीधे लो सरल लोलक की तरह मान लें, भाई ऊर्जा दे दें उसको तो वो दोलन करने लगता है। ठीक, अब सिंपली अगर हम इसको थोड़ा सा इसका चित्र बनाकर समझें कि यह चीज़ हुई कैसे, देखिए कैसे। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ये चीज़ हो कैसे रही है, किस तरीके से दोलन की ऊर्जाएं माध्यम के कण दोलन करेंगे। हम थोड़ा सा उनको एक सरल लोलक का प्रतिरूप बनाकर, देखिए मैंने बहुत सारे सिंपल पेंडुलम लगा दिए और हर सिंपल पेंडुलम में माध्यम का एक कण लगा दिया मैंने, ऐसे यूँ ऐसे लगा दिया मैंने। ठीक, तरंग पैटर्न यानी सरल आवर्त गति वाला पैटर्न बना के लगा दिया मैंने। अब मान लीजिए मैं इस कण को कोई ऊर्जा देता हूँ, देखिए ये कण यहाँ हिलने लगता है। जब ये कण यहाँ दोलन करने लगता है तो इसमें टक्कर मारता है, ये भी हिलने लगता है, ये इसमें टक्कर मारता है, ये भी हिलने लगता है, ये इसमें टक्कर मारता है, ये भी हिलने लगता है, ये इसमें सब। ठीक, तो कुल मिला के अगर मैं इसको ऊर्जा दे दूं तो सभी दोलन करने लगते हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि साहब लगातार चलाना है ऊर्जा को लगातार चलाना है, तो कह रहा बार बार इसको ऊर्जा देते रहो, इसको एक निश्चित समय अंतराल पे बार बार ऊर्जा देते रहो, टुक 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 टुक। तो कह रहा इसी तरीके से आप ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी टुक टुक टुक, यहाँ पे भी टुक टुक टुक। तो ये एक प्रारूप है, दैट इज नॉट एन एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन, कि भी पूर्णतया सही स्वरूप नहीं है, सिर्फ एक अनुमानित स्वरूप है कि किस तरीके से आगे ऊर्जा बढ़ेगी। मतलब एक आइडियोलॉजी है कि यार इस तरीके से ऊर्जा आगे बढ़ेगी। तो बिल्कुल सीधा सा स्वरूप मैंने बना के दे दिया आपको, किस तरीके से तरंग आगे या ऊर्जा आगे बढ़ती है माध्यम में। और ये जो सरल लोलक हैं सब मान लीजिए माध्यम के अणु हैं, तो माध्यम के अणु दोलन करते हैं और ऊर्जा आगे बढ़ती जाती है। ठीक, अब यांत्रिक तरंगों में अगर माध्यम नहीं है तो वह संचरित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा माध्यम के अणुओं के द्वारा ही आगे बढ़ाई जाती है। ठीक, चलिए विद्युत चुंबकीय तरंगें बिना माध्यम के भी आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लिए माध्यम का काम करते हैं। ये पढ़ेंगे कक्षा 12 में विद्युत चुंबकीय तरंगें कि वे किस तरीके से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लिए माध्यम का काम करते हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक, ये चैप्टर सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है,
तरंग, तरंग यहाँ पे अच्छा वेटेज है, विद्युत चुंबकीय तरंग 12वीं में वहाँ अच्छा वेटेज है, 12वीं में ऐसे 2-3 चैप्टर हैं जिनमें ये चीज़ काम आती है। तो जेई में, नीट में या बोर्ड लेवल पर, ठीक, ये चैप्टर बेसिक है और ज़्यादातर बच्चों का ये चैप्टर बड़ा कमज़ोर होता है, ज़्यादातर, क्योंकि इतने हल्के में या इतनी जल्दी में बच्चे इस चैप्टर को पढ़ जाते हैं कि इसके अंदर की सारी स्टोरी गायब हो जाती है। चलिए कह रहे तीसरे प्रकार की एक अन्य तरंग है, तीसरे प्रकार की तरंग है, ठीक, जिसे द्रव्य तरंग के नाम से जाना जाता है, मैटर वेव, द्रव्य तरंग, ठीक। इसमें क्या है, यह द्रव्य के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु तथा अणुओं जैसे घटकों से संबंध है। ये तरंगें प्रकृति के क्वांटम यांत्रिकी विवरण को प्रकट करती हैं, जैसे विषय में आप अगली कक्षाओं में, जिसके विषय में आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। यद्यपि ये तरंगें संकल्पनात्मक रूप में यांत्रिक तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में अधिक अमूर्त हैं, तथापि इनका अनुप्रयोग आधुनिक प्रौद्योगिकी में बहुत सी मूल युक्तियों में किया जाता है। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, छोटे कणों को चलाते हैं तो वह भी तरंगें उत्पन्न करते हैं, इन्हें कहते हैं द्रव्य तरंगे, मैटर वेव, यानी वो भी एक तरंग है, ठीक। इस अध्याय में हम केवल यांत्रिक तरंगों के बारे में ही पढ़ाई करेंगे, यानी जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता है, ठीक। और दूसरा, हम ये भी मानेंगे कि यहाँ पर जो है सरल आवर्त गति करते हैं माध्यम के अणु, माध्यम के कण जो भी कहें, वह सरल आवर्त गति करते हैं और यांत्रिक तरंगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। वैज्ञानिक विश्लेषण सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में किया गया। हाइगेंस 1629-1965, रॉबर्ट हुक, आइजैक न्यूटन, कुछ ऐसे प्रसिद्ध भौतिकविद हैं जिनके नाम तरंग गति की भौतिकी से संबंधित हैं, ठीक। प्रत्यास्थ माध्यमों में तरंग का आवर्ती दोलनों के साथ अंतरंग संबंध होता है। तानित डोरियां, तनी हुई डोरियां, कुंडलित कमानियां, वायु में, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को हम ले लेंगे, इससे कोई अब कुछ ऐसी बात रही नहीं, बेसिक बातें सारी जो है हमने फाइनल कर ली हैं, कौन कौन सी किरण तरंग कहाँ कहाँ पर बनती है, ठीक, ये सब हम आपको जो है बता देंगे आपको, अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे कितने प्रकार की होती है। भूमिका में मैंने बेसिक जानकारी दे दी आपको, जो पढ़ना है, बाकी दैट इज़ टेक्स्ट बुक में। अगर पूरा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो यहाँ फिर ये पता चलेगा कि साहब ठोसों में कैसे, द्रवों में कैसे, गैसों में कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक। अब आया हमारा अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक, यानी पहला टॉपिक आने वाला है। भूमिका को अच्छे से देख लिया, तरंगों के बारे में जानकारी ले ली, तो कुछ दिमाग में, हमारे मन में कुछ मोटी मोटी चीज़ें फिट हो गई होंगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ठीक। तो पूरा देखने के बाद ये बात माइंड में आ गई होगी हमारे, यार भूमिका ज़रूरी है, भूमिका ज़रूरी है, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस चैप्टर के बेसिक पर विचार करते हैं कि जो मैथमेटिकल बेसिक है, इसमें जो गणित का इस्तेमाल होगा वो किस तरीके से होगा, उन फलनों पर हम विचार करेंगे, ठीक। उसके बाद हम शुरू कर देंगे, फिर एक एक करके टॉपिक लेते जाएंगे, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर के पीछे जो गणित है वह छिपाया गया, इसलिए बच्चे का बेसिक बनता नहीं है। वो तरंग का समीकरण नहीं लिख पाता, वो तरंग के आयाम, आवर्ती, कलांतर, वलांतर नहीं दे पाता, वो तरंगों को जोड़ नहीं पाता, वो यह निर्धारित नहीं कर पाता कि इस माध्यम में कौन सी तरंग है, उसका समीकरण क्या होगा, घनत्व, प्रत्यास्थता जैसी भौतिक राशियों पर निर्भर कैसे करती है, वो सारी चीज़ें जो गणित, जिसके पीछे एक गणित है। हम पहले उस छोटे से गणित को लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा सा गणित है, पहले हम उसको लेंगे, उसके बाद हम शुरू कर देंगे अपनी तरंग गति, ओके। वेलकम बैक। तरंगें, और यहाँ पर हम बात करेंगे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारियाँ, थोड़ी सी गणित की जानकारियाँ, थोड़ी सी मैथमेटिक्स की जानकारियाँ, जो कि चैप्टर के लिए ज़रूरी हैं, ठीक।
क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में सरल आवर्त गति में साइन और कोस के फंक्शन को अच्छे से पढ़ लिया। हमने सरल आवर्त गति का समीकरण बनाया, उसमें साइन लिया, कॉस लिया, कलांतर लिए, सारी चीज़ें ली। तो थोड़ा सा हम उस पर विचार करें और हमें उसको ऐसा बनाना है कि वह तरंग पे लागू हो जाए। तो भूमि का नहीं, हम इसका कोई नाम नहीं रखते, बेसिक है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए कोई कण सरल आवर्त गति करता है, सरल आवर्त गति। तो हम कह सकते हैं कि साहब ये तो x बड़ा जो है a साइन ओमेगा t है, ऐसा लिख देंगे साहब। या इस विस्थापन को हम y भी लिख सकते हैं, या y a साइन ओमेगा t है। या साहब हम इसको z भी लिख सकते हैं, z अक्ष पे भी ले सकते हैं, a साइन ओमेगा t है। ये है। अगर कोई प्रारंभिक कला है तो साहब हम इसको 5 जोड़ भी देते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये भी है, मान ली कहीं कोई प्रारंभिक कला है, शुरुआत हुई है सरल आवर्त गति की, इसमें ये है आयाम, ये है आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। कह रहा है इस ओमेगा को भी आवर्त काल के पदों में लिखा जा सकता है, जहाँ आवृत्ति को f मान लें तो 1 आवर्त काल लिखा जा सकता है। ठीक, यानी x, y या z कोई भी जो सरल आवर्त गति करता है उसको इस तरीके से समय के फलन में लिखा जा सकता है। और दूसरा ये भी आया था कि साहब इसको वृत्त पर भी दिखा सकते हैं। वृत्त पर ये गति नहीं होती, गति तो होती है सरल रेखा में, अग्रपथ गति होती है, आप जानते हैं। लेकिन इसको कोणीय विस्थापन को, ओमेगा कोण है क्योंकि साइन के अंदर जो कोण है, इसको हम वृत्त पर भी दिखा सकते हैं। ठीक, अब इनमें से कोई एक मान लो, ये लीजिए, ठीक, ऐसे, और इसको भी y के पदों में लिख दो। मान लीजिए y अक्ष पर जो है कण का विस्थापन है, और कोई कला अंतर अलांतर मत मानो, ये मान लो। यानी कण y अक्ष पर सरल आवर्त गति करता है, कोई कण। तो यानी कि कण की जो सरल आवर्त गति है वह y अक्ष पर होती है। और ये जो कण है, मान लीजिए यहाँ ये सरल आवर्त गति करता है ऐसे, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, ऐसे ये कण जो है सरल आवर्त गति करता है। अब कह साहब ये सिर्फ एक कण की बात है, एक कण ऐसा करता है, वो वहीं पे हिलता रहता है। ठीक, कह रहे जो इसको हिलाने वाली एनर्जी है, जो इसको हिलाने वाली ऊर्जा है, वह पीछे से आ रही है। यानी यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से आ रही है ऊर्जा, ये आ रही है ऊर्जा। और साहब इस ऊर्जा में पहिए लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं इस ऊर्जा में? पहिए। और ये ऊर्जा एक चाल v0 से चल रही है आगे की तरफ, जो ऊर्जा इसको हिला के आगे बढ़ रही है। और इस कण से कुछ और दूरी पर साहब एक कण और है जो हिलने के लिए तैयार है, यानी वो भी हिल सकता है, और वो यहाँ से x दूरी पर है। सिंपल सी बात है। कह रहे साहब जब इसको ये ऊर्जा हिला के चली गई, यानी इस ऊर्जा ने इसको हिलाया, तो ये समीकरण इसका लागू हो गया साहब। पीछे से ऊर्जा आती रहती है साहब, हिलाती रहती है, तो ये तो हिल रहा है बेचारा। देखो ये मिल गई इसको, सरल आवर्त गति हो रही है इसकी। तो अब कह रहा ये ऊर्जा साहब यहाँ पहुँच जाएगी। अब ये ऊर्जा की ट्रॉली जो है ये यहाँ पहुँचेगी, तो कह रहा ये कण भी साहब हिलना शुरू कर देगा।
ठीक, कह रहा है ऐसे ही ये ऊर्जा आगे बढ़ती जाएगी और जितने भी कण एक्स एक्सिस पर पड़े हैं वो सारे हिलना शुरू कर देंगे। कह रहा साहब एक कण ये भी पड़ा है एक्स एक्सिस पे, कह रहा साहब ये भी हिलना शुरू कर देगा। कह रहा एक ये भी पड़ा है साहब, कह रहा साहब ये भी हिलना शुरू कर देगा। एक ये भी पड़ा था साहब, मौज मजे में सो रहा था साहब, कह रहा ये भी हिलना शुरू कर देगा, ये भी कर देगा। तो बात यहाँ ये आई कि साहब अगर यहाँ का समय t बराबर 0 मान लिया जाए, t बराबर 0 पर इसको ऊर्जा प्राप्त हुई, इसने हिलना शुरू कर दिया और इस नियम के अनुसार ये हिल रहा है, इसका विस्थापन इस नियम के अनुसार हो रहा है। ठीक, यानी t 0 पर ये कण 0 पे था, समय 0 पर ये 0 पे था और समय 0 पर ही इसे ऊर्जा मिल गई, पीछे से ट्रॉली आ गई इसके पास, तो ये कण हिलना शुरू हो गया। तो इस कण के लिए इसकी जीवन यात्रा शुरू हो चुकी है, ये बस यहां हिल रहा है। कंफर्म हो गया होगा, दैट इज। अब थोड़ा आगे करा, कुछ देर के बाद एक अन्य कण तक पहुंच गई ऊर्जा, जो कण इस कण से x दूरी पर है। करा साहब ये ऊर्जा चल रही है x अक्ष पर। यहां पर साफ साफ नजर आता है कि साहब ये जो x है ये v0t है, चाल गुणा समय बराबर दूरी, और यहाँ का जो समय है साहब वो t है, यहाँ का समय 0 है। तो ऊर्जा यहाँ पहुंच गई। कह साहब इस कण को भी ऊर्जा मिल गई, इस कण को भी ऊर्जा मिल गई। अब इसने भी शुरू कर दिया हिलना, पीछे वालों को मिल गई थी, मान लो x पे कोई कण मान लिया, कोई भी कण मान लो, करा इसको भी मिल गई साहब। तो ऊर्जा के चलने का समीकरण ये है। करा साहब ये दो समीकरण ऐसे हैं जो इस हलचल को, ऊर्जा की हलचल को बताते हैं, जिसमें सभी कण हिल रहे हैं, सरल आवर्त गति कर रहे हैं। इन दोनों समीकरणों को मिलाकर आप तरंग का समीकरण बना सकते हैं। ठीक, अब यानी कि इन दोनों समीकरणों को मिला लूं तो तरंग का समीकरण बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये क्या है, ओमेगा, यानी आवर्त काल, दोलन काल। किसी भी कण का ये दोलन काल है। दोलन काल ओमेगा से मिल गया, ये रहा देखो 2π/t, दोलन काल मिल गया, t बराबर 2π/ω, ऐसे। ठीक, सिंपल सी बात है, अगर जरूरत पड़े कि साहब एक दोलन काल कितना है, किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब ये जो ऊर्जा है जो इसे प्राप्त होती है, ठीक, ये ऊर्जा इसको इस तरीके से प्राप्त होती है कि ये दोलन करे, दोलन शुरू कर दे। तो इसका मतलब सीधा हो गया कि ये ऊर्जा एक दोलनीय रूप में ये स्वीकार करता है, ऊर्जा को दोलनीय रूप में ही स्वीकार करता है, एक दोलन के रूप में ही स्वीकार करता है। तो दोलन के रूप में स्वीकार करता है, तो यह ऊर्जा जब आगे बढ़ती है किसी चाल से, तो ये सबके सब दोलनों के रूप में ही स्वीकार करते हैं। तो सबके थोड़े 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 दोलन बढ़ते जाते हैं। अब देखो कैसे, उसका प्रारूप दिखा देते हैं। मान लीजिए ये कण दोलन के रूप में ऊर्जा स्वीकार करता है, इसका दोलन शुरू होता है, इसका दोलन यहाँ पहुँच गया अधिकतम पे, फिर इस वाले का दोलन यहाँ पहुँच गया, इसे मतलब इसे ये ऊर्जा मान लीजिए प्राप्त हो गई। अब आगे वाले का दोलन मान लीजिए यहाँ पहुँचा हुआ है, किसी समय पर इसका यहाँ पहुँच गया, इसका थोड़ा ऊपर पहुँच गया, ऐसे ही सबको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इनको ऊर्जा प्राप्त होने का जो नियम है, ठीक, करा वो भी यही नियम है, क्योंकि दोलन करवाना है ऊर्जा को, दोलन के रूप में ऊर्जा स्वीकार करते हैं, करा नियम यही है। अगर मैं कहूँ कि ये किस तरीके से ऊर्जा प्राप्त होती है इन सबको, ठीक, तो मैं इस तरीके से
एक चित्र बनाकर इन सब को प्राप्त हुई ऊर्जा का स्वरूप आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। देखिए ऐसे, ये रहा, देखिए यहां वाले को ऐसे, यहां वाले को ऐसे, यहां वाले को ऐसे, यहां वाला यहां पे, और ये यहां वाला यहां पे, और यहां वाला यहां पे, यहां पे। ठीक, कह रहा ये जो है इस तरीके से ऊर्जा प्राप्त होती है। सब दोलन में, गति में ऊपर नीचे दोलन करते हैं, क्योंकि ऊर्जा के स्वीकार्यता, ऊर्जा की जो स्वीकार्यता है माध्यम है, वह दोलन गति के रूप में है। और जो ऊर्जा आगे बढ़ रही है वह इस नियम के अनुसार है। यानी यहां से हलचल यहां पहुंचेगी किसी एक्स पे, मान लीजिए यहां से कोई हलचल या कोई विक्षोभ यहां इस एक्स पे पहुंचेगा, तो कह रहा इस नियम से पहुंचेगा साहब, लेकिन हिलाएगी सबको सरल आवर्त गति में। ठीक, अब यहां पर आपने कोई टाइम माना है t, सपोज यहां पर आपने कोई टाइम मान लिया t, ठीक, और यहां का टाइम क्या है 0। कह रहा साहब ये जो टाइम t है, अगर आप यहां के कण के बजाय यहां के कण की गति का अध्ययन करना चाहते हैं, मान लीजिए ये समीकरण जो है, ये जो समीकरण है, कह रहा साहब ये तो इस कण के लिए है। आप यहां के कण की गति का अध्ययन करना चाहते हैं, मतलब यहां पे कोई कण है आगे जाकर, तो कह रहा साहब टाइम घटा लो, टाइम कम करके लिख लो। तो यहां तक का जो टाइम है, कितना टाइम है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम आ गया x/v0। कह रहा वो टाइम, ये वाला x/v0 टाइम इस टाइम में से कम कर लो, क्योंकि हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, अब अगर मैं इस कण के लिए समीकरण लिखूं, इस कण के लिए, तो समीकरण क्या हो जाएगा मेरा, y = a sin ओमेगा t - x/v0। क्योंकि इतना समय अगर गुजार दें, इस टाइम में से घटा दें, टोटल टाइम जो है 0 शुरू यहां से हुआ यहां तक था, करा वो टाइम कम कर दो, आपको यहां ही तो आना है, आपको यहां आ जाना है, तो टाइम कम कर दो। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक का समय पूरा, ठीक, t है सपोज, और यहां तक का समय ये वाला मान लीजिए 5 सेकंड है, यहां से लेके यहां तक का समय, और मुझे यहां पे आना है, तो कितना समय होगा, t - 5। वेरी सिंपल, मैं पूरे यहां से यहां तक के समय को t मान रहा हूं, समीकरण में लगा है सब मैं यहां पे नहीं देखता, मैं तो यहां देखूंगा। बोला कितनी देर बाद, बोला 5 सेकंड के बाद देखूंगा, तो 5 सेकंड कम कर दो, यहां का टाइम आ जाएगा, सिंपल। तो ये जो 5 है ये क्या है, यहां से यहां तक का समय, ये कितना है x/v0, जो कि आप मान रहे हैं कोई भी x। तो यहां के कण के लिए ये समीकरण जानकारी देगा, और इस कण के लिए ये समीकरण जानकारी देगा। बात को समझ रहे हैं? तो कुल मिला के एक ऐसा समीकरण, ठीक, जो x पर जिस दिशा में चलती है ऊर्जा, तरंग चलती है, वहां पर आपको जानकारी दे, वो ये है। और ये समीकरण कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ सरल आवर्त गति का समीकरण है, यानी किसी भी कण की सरल आवर्त गति का समीकरण है जो x दूरी पर हो रही है, स्टार्टिंग से, प्रारंभिक बिंदु से x पर किसी स्थिति पर हो रही है, जैसा कि आपने माना। क्लियर? तो ये हो गया बेसिक समीकरण। अब इस समीकरण को पकड़ लेंगे, स्टोरी समझ में आ गई? अब इस समीकरण को लिख लो, कण का विस्थापन
स्थिति x पर, ठीक, और तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा पॉजिटिव x मानी गई। तरंग संचरण की दिशा क्या मानी गई? पॉजिटिव x, ठीक। तो लिख दिया y a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बटे वी नॉट, जहां a कण का आयाम और v नॉट तरंग की चाल, यानी जिस चाल से ऊर्जा माध्यम में जा रही है, एक्स एक्सिस पे जा रही है, और ओमेगा कण की कोणीय आवृत्ति। बिल्कुल सिंपल हो गया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। आयाम, कोणीय आवृत्ति सब हो गया, और तरंग संचरण की दिशा x हो गई। x कोई स्थिति हो गई, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, जितना लेना चाहो ले लो, ठीक। समय जितना लगाओ, जो भी टाइम लगा दोगे यहाँ, ठीक। डन हो गया। इसके बाद फाइनल ओके हो गया, हटा देते हैं। कह रहे साहब अगर मैं इस समीकरण में इसकी परिसीमा चेक करूं, परिसीमा यानी बाउंड्री, इसकी सीमा क्या है, तो अगर इसमें आप t0 x0 लगा कर देख लो, y का मान 0 आ जाएगा, यानी वह कण जो पहला है जिसको ऊर्जा प्राप्त हुई है वो मिल जाएगा, ठीक। अब आप इसमें कोई x लगा लो, पहले चले जाओ, आपको कहाँ देखना है, फिर इसमें t लगाओ कि कितने समय में इसका विस्थापन देखना है, ये लगा लो। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए, पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हुए। इसमें जो चाहे आप x डालो, जो चाहे आप इसमें टाइम डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ये आपको x स्थिति बता देगा और उस समय पे उस कण का विस्थापन क्या है ये बता देगा आपको, ठीक। डन हो गया मामला, फिनिश। अब इसको थोड़ा आगे खोल देते हैं, इसे खोल देते हैं ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी नॉट। करो साहब इस तरीके से बना दो। अब यहाँ पर करें, यहाँ पे आप एक नई परिभाषा बना सकते हैं, एक नई परिभाषा। इसे हटा लेते हैं, सारी स्टोरी आपने समझ ली, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब यहाँ पर आप एक नई परिभाषा बनाते हैं। क्या कह रहा है, यहाँ पे आप तरंग दैर्घ्य परिभाषित करते हैं लैम्ब्डा के नाम से। क्या है तरंग दैर्घ्य? कह रहा एक आवर्त काल में, एक आवर्त काल में या एक दोलन काल के समय में तरंग द्वारा चली गई दूरी। ठीक, तो क्या लिखते हैं, एक दोलन काल में तरंग द्वारा चली गई दूरी, यानी तरंग कितनी दूर जाएगी एक दोलन काल में। तो तरंग दैर्घ्य हो गई। तरंग की चाल क्या है, v नॉट दोलन काल t। अब साहब क्या ये चीज कहीं दिखाई दे सकती है? क्या हम इस चीज को किसी ग्राफ पर, किसी फोटो पर, किताबों में अक्सर हम देखते हैं, क्या ये दिखाई दे सकती है? ठीक,
कह रहा साहब ये चीज़ क्योंकि ये तरंग के रूप में नहीं है, यह तरंग के रूप में नहीं है, तो आप इस चीज़ को तो नहीं दिखा सकते, लेकिन माध्यम के कणों को आप हिलते हुए एक आवर्त काल के दौरान दिखा सकते हैं। यानी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक, कुछ इस तरीके से, यूँ इस दूरी को आप तरंग दैर्ध्य दिखा सकते हैं, ऐसे इसको आप एक्स एक्सिस बना सकते हैं, बस, ठीक, और कुछ नहीं, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरा बस यही है तरंग दैर्ध्य। कण का जो अधिकतम विस्थापन है उसको भी यहाँ पर आप आयाम के रूप में बता सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी। कण का विस्थापन इस तरफ है तो ये कण की गति वाई एक्सिस पे लेके आप दिखा सकते हैं। बट दिस इज नॉट द एक्चुअल पिक्चर ऑफ वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य की ये कोई पिक्चर नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं है। तरंग दैर्ध्य का मतलब बस यही है कि एक दोलन काल में तरंग कितनी दूर चली गई। और हम जानते हैं कि तरंग की गति वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में गति है, क्योंकि तरंग तो सीधी चल रही है। हिल कौन रहा है? माध्यम के कण हिल रहे हैं। तो ये दिखाए गए हैं, दैट इज ये माध्यम के कणों का प्रतिरूप है, पैटर्न है। ठीक, एक आवर्त काल में चली गई तरंग की या दोलन काल में चली गई तरंग द्वारा दूरी, साहब यही है। अब इसको आगे बढ़ा लें तो इसका मतलब कि यह चित्र हमें गलत फहमी में डाल देता है। यह सिर्फ एक दिखावा है जो कि पूरी तरह सही नहीं है। चलिए अब इसको लिखा जा सकता है। इसे क्या लिख सकते हैं? एक आवर्त काल को 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कोणीय आवृत्ति, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, अब ये बन गई तुम्हारी लैम्डा। अब अगर कहीं तुम्हें ये चीज़ दिखाई देती है, देखो ये अगर तुम्हें दिखाई देती है लैम्डा बाई वी नॉट, इसे हटा सकते हो तुम। ठीक, सॉरी ओमेगा बाई वी नॉट, ओमेगा बाई वी नॉट हटा लो तो ओमेगा बाई वी नॉट क्या बनेगा? कह रहा साहब ये बन जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा। हाँ, हलवा एकदम सिंपल है यार, बहुत सिंपल। ठीक, कह रहा इसको साहब वैल्यू इसकी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगा सकते हो, लगा लो। ये आ गई साहब, सिंपल, लग गई वैल्यू। अब यहाँ से थोड़ा और आगे ले लें। कह रहा साहब ये जो y तुमने निकाला है, ये जो y है ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ y ऐसे, ठीक, ये वाला, इसे आगे बढ़ा लेते हैं। a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स भी लिख सकते हैं, जहाँ के 2 पाई बाई लैम्डा है। सिंपल है। कह रहे के का कोई नाम है क्या साहब? मतलब नाम है लेकिन वो भी काम चलाऊ है। इसका नाम है, ये भी काम चलाऊ है। इसे किसी भी तरंग के लिए तरंग का नियतांक या तरंग का अचर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तरंग का अचर या तरंग का नियतांक। वास्तव में इस के का कोई नाम नहीं है। ठीक, बस इसे अचर बोल दो, खत्म, इसका नाम वाम कुछ नहीं है। लेकिन काम चलाऊ नाम है तरंग का अचर या तरंग का नियतांक, और कुछ नहीं है। कितना ये? मतलब 2 पाई बाई लैम्डा को लिखा है ताकि लिखने में छोटा हो जाए। वास्तव में तो समीकरण तो यही है। ठीक, अब
कह साहब ये जो समीकरण है तुम्हारा, कह रहा साहब ये t बराबर 0 x बराबर 0 पर ये मान्य है साहब। t बराबर 0 से x बराबर 0 से कुछ शुरू होता है तो ये मान्य है। कह रहा साहब ये कहीं और से मान्य कर दो, कोई कोण, कोई कला कोण, कोई कलांतर इसमें लगा दो, इसे कहीं और से मान्य कर दो, यानी इसको सामान्य रूप में लिख दो। तो सामान्य रूप में क्या, सामान्य रूप ले लें इसका, यानी इसकी जनरल फॉर्म ले लेते हैं। ये लो, तो ये हो गया y a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ये फाई नॉट क्या है, कह रहा सर ये प्रारंभिक कला, इसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक कला। प्रारंभिक कला या कला कोण, कोई फर्क नहीं पड़ता, कला लिख दो, कला कोण लिख दो, क्योंकि कोण तो है ही। साइन के अंदर ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, सब कोण है। तो प्रारंभिक कला कोण से मतलब क्या है, कह रहा साहब t 0 पर y 0 नहीं है। इसका मतलब हो गया कि t बराबर 0 पर y होगा या x बराबर 0 पर, दोनों पर, क्योंकि ये तो पहले भी था, ये तो पहले भी था। कह रहा ये दोनों 0 डाल के देखो साहब इसमें, तो y है a साइन y, यानी बात वो पहला कण, वो पहला कण जो 0 0 पर था, कह रहा वो 0 से नहीं शुरू हो रहा है साहब, वो किसी विस्थापन पर था, उसके बाद उसे ऊर्जा मिलनी शुरू हो गई। कह रहा फिर वो इस नियम से सरल आवर्त गति करेगा। ठीक, तो बात समझ में आ गई, सिंपल हो गया मामला। चलिए, तो यानी सामान्य समीकरण थोड़ा बदल के बना दिया गया, ये लीजिए। ठीक, नेक्स्ट, और हम समीकरण जो तरंग का है, उसका जो बेसिक है, उसका जो गणितीय रूप है, उसका प्रायोगिक मतलब क्या है, उसका प्रायोगिक स्वरूप कैसा है, वो दिखता कैसा है, हम उसे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, इस बात पर हम विचार कर रहे हैं। और इस चैप्टर को बहुत ही आराम से हम पढ़ा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये चैप्टर ऐसा है जिसे टीचर और बच्चों ने छोड़ दिया है। ठीक, तो इसलिए इसमें थोड़ा स्लो करके हम चला रहे हैं, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ठीक, जबकि जीवन में बहुत ही उपयोगी चैप्टर है ये, जीवनोपयोगी चैप्टर है ये, क्योंकि तरंग गति से हमारा लेना देना है। ये दुनिया तरंगों के रूप में ही ज़्यादातर चल रही है। चलो आगे चलो। अब कह रहा साहब ये जो तुमने तरंग का समीकरण बना लिया है, ठीक, इसमें हर वो चीज जो लिखी हुई है, y कहाँ है, a कहाँ है, ओमेगा कहाँ है, के एक्स फाई नॉट, सब कुछ कहाँ कहाँ होता है, ज़रा एक बार दिखा दो सर, ताकि हमें, और इस समीकरण से और क्या क्या चीज़ें हमें हम निकाल सकते हैं सर, ये भी बता दो। सिंपल। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक लोहे का टुकड़ा ले लेता हूँ। लोहे का टुकड़ा यानी रेल की पटरी, ये लो, ये ले ली मैंने रेल की पटरी। रेल की पटरी में
मैंने इस तरफ को ऊर्जाओं को जाते हुए माना, ऊर्जाएं साहब आगे बढ़ेंगी। और मैंने क्या किया कि यहाँ पर इस पे मैंने एक हथौड़ा मार दिया ऐसे, ये मारा मैंने हथौड़ा, धूम, यहां से मार दो, यहां से मार दो, यहां से मार दो, यहां से, उधर से, कहीं से मार दो, ऊर्जाएं इसमें चारों दिशाओं में फैलेंगी, चारों दिशाओं में ऊर्जाएं फैलेंगी, माध्यम में चारों दिशाओं में ऊर्जाएं फैलती हैं। ठीक, तो वास्तविक तरंग गोलीय रूप से आकाश में फैलती है या त्रिविमीय आकाश में फैलती है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तीनों दिशाओं में फैलती है। ठीक, हम अगर उसे बांध दें, मजबूर कर दें, तो आवाज या तरंग कुछ भी रुक सकती है, हम रोकना चाहे रोक लेंगे तरंग को, लेकिन जब वो पैदा होती है तो सभी दिशाओं में फैल जाती हैं ऊर्जाएं। तो हमने क्या किया कि साहब यहाँ पर हमने 2 कण माने हैं, ये है कण ए और यहाँ पर हमने माना कण बी। तो जब यहाँ से ऊर्जा दी तो इस कण को ऊर्जा प्राप्त हुई है, और यह कण जब इसे ऊर्जा प्राप्त हुई है, कह रहा साहब ये कण जो है अपनी मूल स्थिति में नहीं था, यानी इस लाइन से, जो लाइन है यहाँ पर जो हमने मानी है, जो रेखा हमने मानी है ऊर्जा की, कह रहा थोड़ा इससे इधर उधर था, ये कण जो है शुरू में यहाँ पर नहीं था बल्कि थोड़ा इधर उधर था, यानी इस कण की स्थिति जो है कुछ ऐसी थी साहब, ये यहाँ पे था ऐसे, और इसको ऊर्जा प्राप्त हो गई। कह रहा साहब अब इस कण ने सरल आवर्त गति करना शुरू कर दी, t बराबर 0 पर इसे प्राप्त हुई है ऊर्जा। कह रहा साहब इस कण का जो विस्थापन था, ये थोड़ा सा विस्थापन जिसे हम y कह रहे हैं, ये y था a sin phi नॉट। कब? कह रहा साहब जब t भी 0 था, x भी 0 था। तो बात समझ में आ गई कि ये फाई नॉट क्या है। अगर 0 पे होता, उस दिशा में या उस रेखा पर या उस विमा में या उस अक्ष पर y बराबर 0 पे होता, क्योंकि विस्थापन हम मान रहे हैं y दिशा में, तो साहब ये फाई भी 0 होता, ये भी 0 होता, फिर ये फाई होता ही नहीं। तो कुल मिला के समझ गए कि प्रारंभिक कला क्या चीज़ है। x0 t0 पर अगर कुछ थोड़ा सा विस्थापन है तो तरंग शुरू हुई है, तो वही विस्थापन है a sin phi। ठीक, अब दूसरी चीज़ कह रहे साहब a क्या है। कह रहा है कोई भी कण अगर कहीं ले लूँ, कोई भी कण अगर ले लूँ तो वह अधिकतम कितना विस्थापन बनाता है। अधिकतम कोई कण मान लीजिए ऐसे अधिकतम विस्थापन बनाता है, बहुत सारे कण हैं ऐसे चल रहे हैं, हिलते हुए ऊर्जा आगे बढ़ रही है, तो कह रहा अधिकतम विस्थापन जो है कणों का वही है आयाम। कितनी हलचल पैदा होती है, इससे क्या फायदा मिलेगा। कहता अभी इससे फायदा मिलता है, इससे पता चलता है कि कण को कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई है और कण का अधिकतम वेग क्या है, कण का अधिकतम त्वरण क्या है। अगर हम देखें कण को अधिकतम कितनी ऊर्जा पैदा हुई है, तो कह रहा ये ऊर्जा हुआ करती थी साहब सरल आवर्त गति में कण की कुल ऊर्जा कितनी हुआ करती थी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कह रहे साहब ये हुआ करती थी, एक गतिज ऊर्जा थी, एक इसी ऊर्जा थी, जोड़ के बना ये हुआ करती थी। ये कण की अधिकतम या मतलब कण की कुल ऊर्जा, यही हो जाती है अधिकतम ऊर्जा या कुल ऊर्जा, क्योंकि अचर रहती है ऊर्जा। हम यहाँ ऐसा नहीं मानते कि ऊर्जा खराब होती जा रही है, जबकि वास्तव में ऐसा होता है कि ऊर्जा खराब हो जाती है, लेकिन समीकरणों में नहीं मानते। तो कह रहे यही है वो ऊर्जा। अगर ऊर्जा डबल दे दूं, अगर इस हथौड़े को ठीक
ज्यादा ताकत से मार दूं, ऊर्जा को 2 गुना कर दूं, कह रहा सर आयाम बढ़ जाएगा, आयाम हो जाएगा वर्गमूल 2 गुना, क्योंकि देख रहे हैं ऊर्जा आयाम के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। अगर ऊर्जा 2 गुना दे दूं तो आयाम कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2 गुना। पक्का? ओके। तो आयाम से हम समझ गए कि साहब आयाम पे क्या निर्भर करती है, ऊर्जा। अब आयाम पे निर्भर करती है अधिकतम चाल, कह रहा कण की अधिकतम चाल, कण की अधिकतम चाल ये कितनी होती है, कह रहा साहब ये हुआ करती थी ओमेगा ए सरल आवर्त गति में। कण की है, तरंग की नहीं, तरंग की चाल तो आगे की तरफ है, ये कण की है। कण की अधिकतम चाल साम्य अवस्था में होती है, यहाँ जब साम्य अवस्था से गुजरता है माध्य स्थिति से, कह रहा यहाँ जो अधिकतम चाल प्राप्त होती है, कह रहा साहब वो भी ए पे निर्भर करती है। तेज हो जाएगी चाल अगर ऊर्जा को बढ़ा दूं, अगर उसमें ज़्यादा ऊर्जा दे दूं। ठीक, चलिए इसी प्रकार कण का अधिकतम त्वरण, कण का अधिकतम त्वरण कह साहब वो भी होता है ओमेगा स्क्वायर ए, ये अधिकतम मान होता है त्वरण का। फार्मूले में यहाँ माइनस होता है, सरल आवर्त गति में इसी माइनस में होती है, लेकिन हम मान कह रहे हैं कि साहब ये भी निर्भर करता है इसी ऊर्जा पर या इसी आयाम पर। तो किसी भी माध्यम में ज़्यादा ऊर्जा देते हैं तो उसके कण ज़्यादा आयाम से कंपन करते हैं, उसके कणों की अधिकतम चाल ज़्यादा होती है, उसके कणों पर अधिकतम त्वरण भी या बल भी ज़्यादा होता है। कह रहा था इससे तो ये भी हो सकता है कि हम इतनी ऊर्जा दे दें किसी माध्यम में कि उसके कण टूट फूट जाएं, उसकी संरचना टूट फूट जाए, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं इस हथौड़े को इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दूं कि ये लोहा टूट जाए, बिखर जाए, खड़ाक, कैसा होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि एक सीमा है, प्रत्यास्थ बलों की एक सीमा है, एक लिमिट है, कहाँ तक उन्हें हिलाया जा सकता है, स्प्रिंग को कहाँ तक दबाया खींचा जा सकता है। बहुत ज़्यादा खींच देंगे स्प्रिंग को, टूट जाएगा। कह रहा साहब ये निर्भर करता है कि माध्यम की ताकत कितनी है, माध्यम की स्ट्रेंथ कितनी है, माध्यम की तन्य क्षमता कितनी है, माध्यम की तन्य शक्ति कितनी है, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में टेंसाइल स्ट्रेंथ। माध्यम की जो तन्य क्षमता है वह कितनी है, या माध्यम कितनी शक्ति तक तनाव बर्दाश्त कर सकता है, बल बर्दाश्त कर सकता है। ठीक, तो बात समझ में आ रही है। या माध्यम में किस सीमा तक प्रत्यास्थता है, क्योंकि मामला प्रत्यास्थता का है, तो प्रत्यास्थता की सीमा में ये सब हो सकता है। तो बेसिक बना कि साहब ये आयाम क्या क्या कर सकता है, सीख लिया। चलिए, तो ये 2 बातें क्लियर हुई। अब जब आगे चलते हैं, ये जो x है ये क्या है साहब, कह रहा जहाँ तुमने t0 माना वहाँ से किसी कण की दूरी, कह रहा साहब ये x है। माध्यम के किसी कण का अध्ययन करना चाहते हो, उसकी स्थिति है ये x है। शुरुआत यहाँ से करी है तुमने, x0 यहाँ पे है, कह रहा यहाँ पे आगे कोई भी x लेके कर सकते हो। ये बदलने वाला समय है, कोई भी लगा सकते हो कि 2π/λ है, यानी तरंग दैर्घ्य है, ये भी तुम्हें पता है, यानी चाल तरंग की एक आवर्त काल में, दोलन काल में कितनी दूर जाती है तरंग। कह रहा साहब ये k में वो लगी है, ये 2π/λ है। ठीक, तो कुल मिला के आपने समझ लिया कि इस समीकरण का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कण का वेग, कण का त्वरण या कण का विस्थापन, ये y बताती है। यानी ये समीकरण दरअसल कण का समीकरण है, जिसे हम कहते हैं तरंग का समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें तरंग की गति को सम्मिलित कर दिया गया। इसमें x जो है वह तरंग के संचरण की दिशा है,
जिस पर ऊर्जा चल रही है। तो कण के सरल आवर्त गति के समीकरण को ही तरंग का समीकरण बना दिया गया, और उसमें बस ये x, अगर ये तरंग प्लस x की तरफ चलती है, धनात्मक x की तरफ चलती है, तो मेरा साहब यहां माइनस लगेगा। और अगर ये तरंग उल्टी चलती है इधर को, मान लीजिए लोहा इधर को भी है, इधर को चलती है, कह रहा साहब उसमें प्लस लग जाएगा यहाँ पे। तो ये तरंग कैसी है? ये है प्लस x दिशा में चलती हुई तरंग। तो मानने पर हो गया साहब, ये तो मानने पर है। मतलब हम तो इधर को मान लेंगे जी प्लस, हम उधर को मान लेंगे जी माइनस, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या दिक्कत है, मानने पर है। सामान्य तो निर्देशांक कैसे माने जाते हैं? कह रहा ऐसे माने जाते हैं साहब, इधर को x होता है प्लस में। बोले ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, उसी के लिए उसी हिसाब से लगा दो, उसमें दिक्कत क्या है। बाएं से दाएं प्लस, यही समीकरण है। ठीक, अब तो तरंग का स्वरूप कैसा है, तरंग कैसे बनी, ये बात समझ में आ गई। अब यहीं पर इसी समीकरण को फिट करते हुए मैं आपको दो यांत्रिक तरंगों की पहचान करवा देता हूं, जो कि हमने अभी चित्र बनाया था। दैट इज कि वो एक फॉर्मेलिटी पिक्चर है, वो क्या है, एक अनुमानित चित्र है। अब मैं आपको दोनों तरंगों के बारे में बताते हुए उनका चित्र बना के दिखाता हूं कि साहब ये समीकरण काम कैसे करता है। चलिए, अब यहां पर आती है बात अनुप्रस्थ तरंग है। तरंग इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। और एक होती है साहब अनुदैर्ध्य दैर्घ्य बोल देते हैं तरंग, अंग्रेजी में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक, अब ये कह रहे हैं सर माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत हिले, तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करें, तो ये होती है अनुप्रस्थ तरंग, यानी माध्यम के कण माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स, और यहाँ माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। सिंपल। करे तो फर्क क्या है, कैसे पता लगेगा साहब यहाँ ये हो रहा है, साहब यहाँ ये हो रहा है। मतलब ज़्यादातर तो यही होती है, माध्यम के अंदर तो यही होती है, और माध्यम की बाउंड्री में कैसा भी ये होती है, माध्यम की परिसीमा में ये होती है। माध्यम की परिसीमा, माध्यम की परिसीमा में ये बनती है, यानी बाउंड्री में बनती है साहब, ये बाउंड्री। और ये कैसा, माध्यम के अंदर यही बनती है, माध्यम के अंदर यही बनती है।
माध्यम नहीं, कैसा ही हो साहब, कोई चिंता ही नहीं है। कह रहा साहब ठोस हो, द्रव हो और गैस हो, किसी भी माध्यम के अंदर यही बनेगी, कुछ भी हो। ठीक। कह रहा बाउंड्री, मतलब गैसों में तो बाउंड्री होती ही नहीं है। गैसों में क्या बाउंड्री होती है? गैस तो जहाँ खोलोगे फैल जाएगी, तो बाउंड्री किस में होती है? कहता अब ठोसों में बाउंड्री हो जाती है, द्रव में बाउंड्री हो जाती है। ठीक। कहता अब ठोस में बाउंड्री कैसे बनाओगे? ठीक। तो हम कहते हैं धातु तार। तो क्या बोल देते हैं? धातु तार। मेटल वायर, मेटल स्ट्रिंग। ठीक। डोरी, तार को क्या बोल देते हैं? डोरी। ठीक। और द्रव्य का पृष्ठ, ये दो ऐसी चीजें हैं। कह साहब ये भी बन जाएगी। द्रव्य का पृष्ठ क्या है? कह साहब द्रव्य का पृष्ठ है जैसे पानी है, पानी के पृष्ठ पे जो लहर चलती है वह अनुप्रस्थ हो जाती है। पानी के अंदर जो लहर जाती है, आवाज जाती है, जैसे मछली सुनाई देती है, मछली को सुनाई देती है, मछली भाग जाती है, कह साहब वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, यानी वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। खिंचे हुए तार में, तनी हुई डोरी में, कह साहब तनी हुई डोरी में बाउंड्री जो है बाहर हवा की है, और डोरी में बाउंड्री के कारण खिंचाव तनाव से डोरी हिलती है। कह साहब ये है अनुप्रस्थ तरंग। यानी अनुप्रस्थ तरंग दो जगह पर बन रही है साहब, एक धातु तार तनी हुई डोरी में तनाव के कारण, और एक साहब द्रव्य के पृष्ठ पर। तो इसका मतलब द्रव्य में साहब दोनों तरह की बन रही है। बोला हाँ बिल्कुल सही है, द्रव्य में दोनों तरफ की बन रही है। द्रव्य के पृष्ठ पर बन रही है साहब, और द्रव्य के अंदर भी चल रही है साहब, दोनों तरंगे हैं। अगर पानी में पत्थर छोड़ दें या पानी पे हाथ मार दें थपक, तो लहर जाएगी सरफेस पे, पृष्ठ पे फैलेगी लहर, पृष्ठ हिलेगा, तो कौन सी तरंग हो गई? अनुप्रस्थ तरंग। और नीचे अगर मछली है या कोई पानी का कोई प्राणी है, तो उस तक जो जाएगी वो कैसी जाएगी? अनुदैर्ध्य है। बोला साहब ये अनुदैर्ध्य है। तो यानी द्रव्य में दोनों बन सकती हैं। ठीक। अगर पृष्ठ पर हम विक्षोभ उत्पन्न करें और पानी में अंदर ही अंदर विक्षोभ उत्पन्न करें, कहता पृष्ठ पे नहीं आएगी, फिर ये नहीं बनेगी। पानी में डूबी हुई एक मछली दूसरी मछली से बात करे, यानी एक तरंग भेजे, तो कैसी होगी? यही होगी, फिर ये नहीं होगी, बाउंड्री पे नहीं आएगी। पानी में डूबी हुई एक सबमरीन, जो पानी में नीचे डूबी रहती है सबमरीन, दूसरी सबमरीन को इंफॉर्मेशन भेजती है, तो तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग ये वाली होती है, क्योंकि वह सरफेस पे नहीं आती। तो माध्यम में अंदर ही अंदर चलने वाली तरंग ये है, और माध्यम की बाउंड्री का सहारा लेके चलने वाली तरंग ये है। ठीक। तो बात समझ में आ गई होगी दोनों तरंगे कैसी हैं। अब इस तरीके से देखते हैं कि अब तरंग के कण कैसे हिलते हैं। ठीक है, अब उस तरीके से देख लेते हैं। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, और इस चैप्टर की एक एक चीज को मैं बता के बहुत अच्छे से आपको स्लो वर्जन में, और ये मान के चलूंगा कि तुमने 9वीं क्लास में नहीं पढ़ा इसको। यार तुम लोग 9वीं क्लास में फिजिक्स पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते। 9th क्लास में तुम फिजिक्स नहीं पढ़ते, हल्का हल्का पढ़ लेते हो, याद यूद करके पास होकर आ जाते हो, और 11वीं में आके तुम लोग सर ये बड़ी दिक्कत है सर। तो 11वीं क्लास में आने से पहले एक बार 9वीं क्लास के फिजिक्स को अच्छे से चेक करें, सारे टॉपिक देख लें। क्या टाइम लगना है, 3-4 दिन की बात होती है भाई। 9वीं क्लास का भौतिक है ही कितना, 5 ही चैप्टर तो हैं, तो 4-5 दिन में उसे ठीक करें। पहले साथ साथ में पढ़ते जाएं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कहीं कोई परिभाषा पढ़ लें, NCERT पाठ्य पुस्तक तो होती है सिंपल सी, बाजार से ले आए, 20-50 रुपए की पुरानी मिल जाती है यार, पढ़ लो उसमें से एक बार, उसकी भाषा पढ़ लो एक बार, फिर 11वीं शुरू करो। और जितने गणित की आवश्यकता है फिजिक्स में, उतना गणित सही करो। त्रिकोणमिति की जरूरत है उसे लगाओ, अवकलन की जरूरत है अवकलन को सीख लो, उसे पक्का करो।
त्रिभुज, चतुर्भुज, एरिया, क्षेत्रफल, वृत्त, परत, परिधि, परिधि, इसका क्षेत्रफल, बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बड़ा 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 बड़ा, जो भी बेसिक गणित है वो सारा ठीक कर लो। धीरे 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 2-4-10 दिन में सारा ठीक कर लो। तो फिजिक्स में यार तुम चैंपियन रहोगे, क्योंकि वो गणित ही परेशान करता है फिजिक्स में। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं साहब कि किस तरीके से ये घटनाएं होंगी। जैसे हमने कहा कि ठोस की बाउंड्री का सहारा लेकर चलने वाली तरंग बना के दिखा लेंगे एक बार कैसी होती है। चलिए मान लीजिए मैंने इन दो दीवारों के बीच में एक धातु की डोरी कस दी। ये है डोरी, धातु की डोरी है, मेटल है, क्योंकि इसमें प्रत्यास्थता की आवश्यकता है। प्रत्यास्थता धातुओं में ही होती है, ठीक। रबड़ प्रत्यास्थ होती है क्या? धातु प्रत्यास्थ होती है कि रबड़ प्रत्यास्थ होती है? रबड़ की प्रत्यास्थता कहते हैं हाइपर इलास्टिसिटी, ठीक। तो कुछ समय के लिए होती है, वास्तव में प्रत्यास्थ होती है वो धातु होती हैं, ठीक। कुल मिला के धातु यानी स्टील का तार, तांबे का तार, एल्यूमिनियम का तार, पीतल का तार, किसी मिश्र धातु का तार, कोई भी धातु का तार, ये खिंचा हुआ है साहब। मैंने क्या किया कि इस पे यहाँ उंगली मार दी, ट्रिन 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 ट्रिन, तो मैंने इस पे उंगली मार दी तो कहता साहब ये हिलना शुरू कर देगा, ये तार ऐसा हो जाएगा। तो कुल मिला के देखो, ऊर्जा जाएगी इस तरफ और लौट के आएगी इस तरफ, यानी तरंग चलेगी यूं, फिर टक्कर मारेगी, फिर यूं, लेकिन हलचल कैसी है? तरंग की गति के लंबवत ये हलचल है। कंपन, वाइब्रेशन गति के लंबवत हैं। तो ये कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। और पानी में पत्थर फेंक दिया, सरफेस पे दिखाई दे रही है हलचल, वो भी अनुप्रस्थ तरंग है। हमने कहा था द्रव्य की बाउंड्री में परिसीमा में बनने वाली तरंग भी अनुप्रस्थ तरंग होती है बच्चों। चलिए अब देखो इसको, ठीक, क्लियर। अब ये देख लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं वायु, ठीक, और करते हैं आवाज, हेलो हेलो हेलो, आई होगी आवाज धीरे 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 घटती घटती घटती, ठीक। कुल मिलाकर ये क्या हुआ? कह साहब आपने यहां से आवाज दी, ये दिया आपने ऊर्जा, ठीक। कह यही ऊर्जा माध्यम के कणों को दबाते हुए आगे बढ़ती है। दबाया खींचा, दबाया खींचा। कह साहब जब ऊर्जा आगे बढ़ रही है तो माध्यम के कण कहीं कहीं पे दबेंगे, कहीं कहीं पे खुलेंगे। अब मान लीजिए एक आवर्तकाल बनाने की कोशिश करते हैं ऐसे, यह है तरंग संचरण की दिशा, आवाज जा रही है, ठीक। यहाँ ऊर्जा देता है राम, आवाज मारता है, यहाँ सुनता है मोहन, और राम लगातार आवाज बना रहा है, मोहन मोहन प्यारे मोहन, मोहन मोहन प्यारे मोहन, सबसे न्यारे मोहन, तुम हो हमारे मोहन, मोहन मोहन। अच्छा लग रहा होगा, लास्ट चैप्टर है, एकदम एंटरटेनमेंट लेवल पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं मजे में एकदम, क्योंकि हम लोग काफ़ी गंभीर रहे अपने कोर्स में, हम लोग काफ़ी गंभीर रहते हैं। पर तुम ये मत सोचना यार विक्रम सर गंभीर हैं, नहीं, गंभीरता में जरूरी है, भौतिक विज्ञान जैसे विषयों में गंभीरता जरूरी है, गणित में गंभीरता जरूरी है, इसलिए गंभीरता जरूरी है, गंभीरता को रखें। पर जब समय होता है, कभी कभी मनोरंजन करेंगे थोड़ा सा सर, थोड़ा बहुत होता है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हाँ, तो राम ने मोहन को आवाज़ लगाई और मैं एक दोलन काल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मान लीजिए इस दोलन काल को देखें, अगर इसका स्वरूप देखें तो कुछ ऐसा हो सकता है ये, पर दरअसल ये माध्यम नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, आयाम बढ़ा, मान लीजिए आयाम बढ़ा, तो यहाँ आयाम बढ़ा दिया, मान लीजिए कणों को दूर दूर कर दिया, यहाँ घटा तो पास पास कर दिया। कुल मिलाकर
अगर मैं कहूँ ऊर्जा यहाँ से शुरू होती है तो माध्यम दबेगा, तो माध्यम के कण जो है यहाँ पर पास पास होंगे। देखिए मैंने सारे कण पास पास करके बना दिए, ठीक। और फिर दबे यहाँ पे तो अधिकतम आयाम पे दब गए जितना दबना था इनको, करा फिर सब खुलेंगे और यहां अपनी ओरिजिनल स्टेज पे आ जाएंगे। ऐसे ये ओरिजिनल स्टेज है। अरे साहब यहाँ भी ओरिजिनल स्टेज पे ही थे, यहाँ भी तो ओरिजिनल स्टेज पे ही थे, ये लो ये ओरिजिनल स्टेज पे थे, तो धीरे धीरे दब गए, यानी यहाँ पर भी ओरिजिनल स्टेज पे से दबाव तक पहुँचे। तो कह रहा साहब ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा खोल लेते हैं, ये देखिए ऐसे, तो धीरे धीरे माध्यम के कण दब गए ऐसे, ठीक ऐसे। तो कह रहा साहब ये जो दबाव आया जब माध्यम के कण दबे स्प्रिंग की तरह, इसे कहते हैं संपीड़न। संपीड़न, माध्यम का संपीड़न, ठीक। इसके बाद फिर नॉर्मल हो गया मामला। कह रहा सर आप अब ये कण साहब खींचेंगे क्योंकि दब तो गए, अब खींचेंगे। कह रहा आप खींच देते हैं साहब, देखिए फैला देते हैं, और फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं साहब। तो जैसे फोटो जो है हमारे दिमाग में सेट हो रहा होगा, बच्चा देखो खींचे हुए हैं, ठीक ठीक। इसे कहते हैं रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन। अब जरा बताओ संपीड़न का विलोम शब्द क्या है? अब मुझे याद नहीं आ रहा भाई साहब। संपीड़न दबा हुआ है और खिंचा हुआ है, अगर एक्सटेंडेड है तो उसे कहते हैं रेयरफैक्शन, ठीक। इसके बाद दोनों बातें हो गई। तो कुल मिला के माध्यम के कणों में दोलन किस दिशा में हो रहा है? तो माध्यम के कणों में दोलन दरअसल इस दिशा में हो रहा है, ऐसे दबे सामान्य हुए, खींचे सामान्य हुए, दबे खींचे, तो इस दिशा में दोलन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है दोलन। और चल किस दिशा में रही है? आवाज या ध्वनि या ऊर्जा इस दिशा में चल रही है। तो चलने की दिशा में ही माध्यम के कण दब रहे हैं, खुल रहे हैं, दब रहे हैं, खुल रहे हैं, दब रहे हैं। कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। अब ये हमने कहा साहब वायु है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी माध्यमों में ऐसा ही होता है। पानी में भी यही आना है, लोहे में भी यही होना है, किसी में भी माध्यम के अंदर यही होना है, इसी तरीके से चलेगी। तो ये हो गई अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक। बाकी सारी चीजें तरंग में क्या है? अणुओं का विस्थापन कैसा होता है, अणुओं की चाल, वे कैसे निकलते हैं, तरंग की चाल क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ से दिमाग में फिट कर ली, वो सब इस पर लागू हो जाती हैं चीज़ें, ठीक। तो बना लिया प्रारूप स्वरूप दोनों तरंगों का, चाहे वो अनुदैर्ध्य तरंग हो चाहे अनुप्रस्थ तरंग हो, दोनों का ही बेसिक तुम्हारा बन चुका है। अब साहब कह रहे ये समीकरण जो है हम इसको नाम देना चाहते हैं। तरंग का समीकरण हो गया तो बात सही है। कह रहे साहब इसमें तो ऊर्जा चल रही है, इस समीकरण में ऊर्जा चल रही है, इसका नाम क्या है? कह रहे ये है साहब परागामी तरंग। कौन सी तरंग है ये? परागामी तरंग, ठीक। और हमने इस तरंग को एक सरल रेखा में एक समतल पर मान लिया साहब। एक समतल पर कोई अणु वाई अक्ष पर गति करता है तो वाई अक्ष को एक समतल पर मान लिया, जैसे इस बोर्ड को वाई अक्ष मान लूँ और आगे की तरफ चल रही है, तो मैं साहब कह सकता हूँ इसे
समतल परागामी तरंग, ठीक, यानी प्लेन ट्रैवलिंग वेव। क्या लिया? ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव, ठीक, प्लेन समतल परागामी तरंग। तो सर ऐसी भी क्या कोई तरंग हो सकती है जो चले ना? होती है, ऐसी एक तरंग होती है, वह तरंग है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वह तरंग अपरागामी तरंग, यानी जो नहीं चलती, उसका नाम भी देखेंगे। वो कैसे बनती है? साहब दो तरंगे जब एक दूसरे को काट देती हैं तो परिणामी आयाम जीरो हो जाता है, परिणामी विस्थापन जीरो रहता है, वह चलती नहीं है। तो दो आ रही हों, साहब एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, साहब ये इधर से गई और ये इधर से आई, ठीक। तो कह रहा है यहाँ पे कुछ परिणामी आयाम जीरो हो जाए तो वह चलने वाली नहीं है, चल नहीं रही है। हालांकि दो चल रही हैं, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ उल्टी दिशा में आ रही है। तो इसको ट्रैवलिंग वेव या परागामी तरंग नहीं कहते, सामान्यतः यही है ट्रैवलिंग वेव। जब ये आएगी, जब इसका नंबर आएगा तब इसको भी पढ़ेंगे। तो दैट इज कि आपने एक बेसिक अपना अभी तक पूरा कर लिया कि भाई दरअसल तरंग होती क्या है और ये बनती कैसे है, इसको लिखते कैसे हैं। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में और शुरू करते हैं चैप्टर की अगली प्रक्रिया। दूसरे हमने यहाँ पर अब लेना है कि साहब तरंगों के जो गुण हैं, उनकी चाल है, तरंग दैर्ध्य है, वह किन बातों से निर्धारित किए जाते हैं, ठीक, वो सब बातें बताएंगे। उसके बाद आयाम वायाम देखेंगे कितने होंगे, समीकरण में वैल्यू डाल के देखेंगे। तरंग की चाल किन बातों पर निर्भर करती है, ठोसों में, द्रवों में, नाना में, सब में वो देखेंगे। गैसों में कैसे है। उसके बाद तरंग का अध्यारोपण क्या है, दो तरंगों को मिलाकर एक तरंग बनानी है तो कैसे करेंगे, अपरिणामी। उसके बाद फिर है डॉपलर प्रभाव, इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत अच्छे से उसको समझना है। उसमें भी मामला गोल ही है ज़्यादातर लोगों का, डॉपलर प्रभाव में गोल ही है, बता देते हैं लोग ऐसा हो रहा है, लेकिन दैट इज उसका मैथमेटिकल क्या है, उसका गणित क्या है, बहुत सरल भाषा में लेंगे, उसको भी फाइनल करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में समस्या यह है कि इस चैप्टर का बहुत सारा वेटेज हो जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्योंकि 12वीं में 3 चैप्टरों में ये चैप्टर लग जाता है। अब नीट में देखें तो 2 सवाल 11वीं में आ जाते हैं, इस पर 3 सवाल 12वीं में से आ जाते हैं, और 1 सवाल उधर या 2 सवाल उसमें सरल आवर्त गति में जाते हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है नीट में जाए तो 5 या 6 सवालों में जाता है पूरा, जिसमें तरंग का इस्तेमाल होता है। और तरंग का बेसिक अगर छूट गया तो 5 के 5-6 सवाल खराब हो जाते हैं। अब मान के चलिए 45 में से 5 या 6 सवाल का बेसिक बिगड़ जाए बच्चे का, तो उसके 5 सवाल तो वैसे ही खराब हो गए, 40 सवाल बचे, जबकि है आसान, समय लगता है, बस आसान है, करना कुछ झंझट कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं अगली क्लास में। वेल डन।